हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं सेक्शन बी। जो हमारा ओसवाल सैंपल पेपर फर्स्ट चल रहा था उसके अंदर सेक्शन बी। अब उसमें जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन हम 20 तक कर चुके हैं, तो 21 वाले क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे हैं सो दैट ए माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर आर इन ए पी। कि ये तीनों टर्म्स अगर इसी वे में हो तो ये ए पी में है। तो कोई भी हमें टर्म्स गिवन होती है उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो एपी में निकल आए। तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर कोई एपी है तो एपी होता क्या है बेटा, दैट इज A1 फिर A2 एंड A3, ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट टर्म हो सकती हैं। वो एपी में कब होंगी, जब A2 माइनस A1 करेंगे उनका डिफरेंस एंड A3 माइनस A2 करेंगे उनका डिफरेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें A1 A2 A3 जितनी भी टर्म्स हों उनके नाम पता चल जाए तो हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, और इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे A1 फर्स्ट टर्म कौन ले रहे हो आप, ए बी हो स्क्वायर। A2 किसको ले रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड A3 किसको लोगे बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आगे पीछे कर देंगे, तो नहीं, क्वेश्चन में जैसे लिखे हो उन टर्म्स को वैसे ही लेना है। अगर वो बोल रहा है दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, तब तुम सोच सकते हो, अदरवाइज सेम लेना है। अब तुम D1 कैलकुलेट करोगे, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट, दैट इज A2 माइनस A1। तो A2 क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये इस होल स्क्वायर में, तो मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब इसको तो सोल्व नहीं करना, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, बाहर प्लस का साइन है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको सोल्व करेंगे तो अंदर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का माइनस का 2ab आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दैट इज ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab। ये दोनों टर्म्स इसकी दोनों टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी, तो तुम्हारा D1 क्या आएगा, 2ab। ये है D1। अब अगर तुम D2 कैलकुलेट करते हो वो इसके इक्वल आ जाए तो ये तीनों टर्म किस में आ जाएंगी, AP में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तुम D2 के लिए क्या लिखोगे, तुम लिखोगे A3 माइनस A2 करना है। A3 कितना है तुम्हारा, A3 तुम लिखोगे A प्लस बी होल स्क्वायर है माइनस A2 कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पावर में नहीं था इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया। अब इसका तुम आइडेंटिटी यूज लगाओ, आइडेंटिटी यूज करो, दैट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, और प्लस साइन है तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर और माइनस के ही क्या हो जाएंगी, बी स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से आएगा 2ab। तो ये क्या हो गया, D2। सो D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर दीज बोथ 3 टर्म्स, या तुम बोल सकते हो तीनों टर्म किस में है, AP में। क्लियर हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आगे जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फटाफट। तो फर्स्ट सैंपल पेपर है, थोड़े से क्वेश्चन वीडियो बड़े हो सकते हैं, बिकॉज मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा 2 पार्ट गिवन है, तो मैं एक को इधर लिखा है दूसरे को इधर, दोनों को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इस वाले पार्ट में देखिए, इन फिगर एक फिगर हमें गिवन है जिसमें DE इज पैरेलल टू AC। जो ये DE लाइन है बेटा ये AC के पैरेलल है। तो तुमने एक ट्राइंगल पढ़ा होगा, DE इज पैरेलल टू AC, BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी, थोड़ा सा सिंपल सा बता देता हूँ कि कोई भी ट्राइंगल में अगर एक ट्राइंगल है उसकी किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो रिमेनिंग 2 साइड को कोई 2 पॉइंट पे कट करती है, तो वो उनको सेम रेशियो में कट करती है, सेम रेशियो में, दैट इज AD अपॉन DE DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और तुम्हें एक काम की बात बताऊं, तुम इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो, इधर वाला कंप्लीट AB तो उधर वाले का कंप्लीट AC, इधर वाले का अगर DB लिखना चाह रहे हो नीचे वाला तो उधर वाला भी तुम नीचे वाला ही लिखोगे। ऐसे करके हम 4 टाइप से इस रेशियो को लिख सकते थे। जिसको नहीं पता है वो कमेंट करके बताए मुझे, और जिसको बेसिक बातें भी नहीं पता कि सर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में और भी बेसिक से कुछ एग्जांपल छोटे छोटे लेके मुझे समझाओ, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। ओके, तो सिंपल सा तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जिसको आता है और जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए तो बहुत है इतना, है ना। ये कह रहा है D इज पैरेलल टू AC एंड ये जो DC लाइन है ये भी पैरेलल है AP के। तो कह रहा है प्रूव करो कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP।
अब मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए कि दो पैरेलल लाइन आ जाए तो हम कैसे करते हैं। एक का आता है तब तो हम रेशियो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम कहोगे कि सर इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि इतना ही लेना है हमें, तो ए बी सी ट्राइंगल कुछ ऐसा है जिसके अंदर ये जो डी ई लाइन है ये पैरेलल है बेटा ए सी के। ये सुनो, तो तुम बाय बीपीटी क्या लिख सकते हो, ये लाइन कट कर रही है, हमें पूछा क्या है, बीई पूछा है, तो ये रहा बीई अपॉन ई सी। तो तुम इधर से लिखोगे, पहले जो पूछा है उसी को इक्वल करेंगे, दैट इज बीई अपॉन ई सी। एक साइड में अगर तुम बीई अपॉन ई सी लिख रहे हो तो दूसरी साइड में बी से डी लिखोगे पहले तो, और फिर डी से ए लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। ये लिख लिया। अब इसमें ज़्यादा हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरा ट्राइंगल अपने पास बड़ा है जिसका नाम है इन ट्राइंगल, तुम लिखोगे ए बी पी। ए बी पी ट्राइंगल कुछ बड़ा वाला ट्राइंगल अपने पास, जिसके अंदर यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है। ये लाइन पैरेलल है इसके, ए पी दो, ठीक है, बी। अब इसमें तुम बीपीटी थ्योरम से क्या लिखोगे, बाय बीपीटी। पहले तुम्हें लिखना भी होगा कि डीई पैरेलल टू एसी, ओके। तो यहाँ से तुम अब इससे रिलेट करो, उसमें क्या पूछा है, बीसी पूछा है, तो बीसी अपॉन सीपी। तो इसमें तुम लिखोगे बीसी अपॉन सीपी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी ए। तुम इससे भी रिलेट करके लिख सकते हो, बट वही बात है ना, पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिखेंगे हम। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से लिख देंगे, ऐसे तो हम 4 टाइप से लिख सकते हैं, कौन सा भी लिख देते, बट हमसे जो पूछा है उसी को रिलेट करेंगे। अब दोनों इक्वेशन में देखो, ये वाला रेशियो इधर भी इक्वल है, तो ये रेशियो अगर दोनों के इक्वल है तो ऑब्वियसली दोनों पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। तो ये तो सिंपल सा पार्ट था, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। तुम करना चाहो तो ये कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में है क्या, पहले वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो उसके अंदर सर्किल, ठीक है, दूसरी बात टेंजेंट। तो अब टेंजेंट से तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ही सर्किल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किधर भी हो वो पॉइंट, बट एक्सटर्नल में हो सर्कल के। तो इसने ये कहा है कि सर्कल के एक्सटर्नल में एक पॉइंट टी है, उससे 2 टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू ड्रॉ किए। अब इसके बाद हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। ये अगर सर्किल की रेडियस है तो इस पे परपेंडिकुलर होगी, ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। 2 बातें पता होनी चाहिए कि एक ही सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, और वो दोनों टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। अब हमसे क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। देखो एक तो ये जो टेंजेंट है दोनों इक्वल हैं, तो तुम्हें एक बात बताओ, अगर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखना भाई यहाँ से ध्यान से, टी है, पी और क्यू को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है, तो इसमें 2 लाइन इक्वल है, तो उनके दोनों के एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये बात हमें पता है कि इफ एनी ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। दूसरी बात, अगर ये 90 डिग्री है तो मुझे एक बात बताओ, ये ओ है तुम्हारा, ये पी है और ये टी है, ऐसे एक लाइन जा रही है, ध्यान से देखना, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। बट यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ये एंगल हमसे पूछ रहा है जिसका नाम है ओ पी क्यू। ये ओ पी क्यू है, इसको अगर मैं एक बार थीटा ले लूँ, कुछ भी ले लो ना, थीटा ले लिया एक बार, तो हम क्या कह सकते हैं, सर जो रिमेनिंग एंगल बचा है वो टोटल 90 में से बचा है, दैट इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीट 90 है, एंगल ओ पी टी इज 90, ठीक है। और ओ पी टी को तुम क्या लिख सकते हो, एंगल ओ पी क्यू भी लिख सकते हो, प्लस एंगल टी पी क्यू भी लिख सकते हो। इसको अगर तुमने थीटा ले लिया और ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसको इधर भेजोगे, 90 माइनस थीटा, उधर कौन बचेगा, टी पी क्यू बचेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, तुमने अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तब तो नहीं आएगी, कुछ थोड़ा बहुत पता है, चैप्टर पढ़ रखे हो तो हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, लेट, सबसे पहले तुम लिखोगे लेट, मैंने इस एंगल को थीटा लिया है। दूसरी बात कि ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, है ना। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले लिखेंगे लेट एंगल जो ओ पी क्यू है, नहीं लेट करेंगे तो भी हो जाएगा बेटा, थीटा डिग्री, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। वाई, टेंजेंट ऑन ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही पॉइंट से है। तो हम लिखेंगे सो एंगल टी पी क्यू इज आल्सो इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, लिख सकते हो।
लिख सकते हो, हाँ, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो उसमें एंगल इक्वल होंगे। अब इसी ट्राइंगल में अगर इक्वल लाना है तो कोई ना कोई तो रिलेशन लाना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज ले लेते हैं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई भी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तुम कहोगे सर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अगर ओ पी क्यू थीटा है और ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं क्या, कि सिंस एंगल टी पी ओ कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, ये बात पता होनी चाहिए। अब अगर ये 90 डिग्री है और कंप्लीट एंगल है तो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा? तो तुम लिखोगे देयरफॉर जो हमने ओ पी क्यू को अगर थीटा लिया है तो ये जो टी पी क्यू है वो इक्वल है टी क्यू पी के, और दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा के। क्लियर हो रहा है ना? कोई बड़ी बात तो है नहीं, 3 लाइनें तुम्हें समझनी थी, ये तीनों 1 2 3, बाकी तो सब कैलकुलेशन पे। वैल्यू पुट करो, पी टी क्यू पता है तुम्हें? नहीं, तुम कहोगे एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू पता है, ये रहा टी क्यू पी 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा प्लस अगले वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं, ये पी टी क्यू तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा बेटा, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो बाहर साइन प्लस का है तो अंदर वाले में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल पी टी क्यू प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इज 180 डिग्री। सबको उधर भेज दो, पी टी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तुम्हें। 180 डिग्री पहले से उधर है, ये उधर जाएगा माइनस के 180 डिग्री, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस के 2 थीटा, तो बचे 2 थीटा। और थीटा कौन है भाई? थीटा अपना है एंगल ओ पी क्यू, पी टी क्यू। क्या यही प्रूव करना था हमें? यस और नो? तो ये सिंपल सा एक थ्योरम टाइप बन जाता है क्वेश्चन, बुक में भी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, वही क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दो टेंजेंट इक्वल होती हैं और सब। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन अपना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें पता ही है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है। देखो डायग्राम हमें बुक में गिवन है, मैंने एक बार ड्रॉ नहीं किया है, वैसे तो गिवन था तो बना सकते थे। तो इसने क्या कहा है कि एक रोड है AC ऑफ टीवी डिस्क एंटीना, एक एंटीना की रोड है, फिक्स एट राइट एंगल टू वॉल AB। तो इसने क्या कहा है कि एक वॉल AB है, ये हम वॉल ले लेते हैं AB, इस पे एक एंटीना की डिस्क, तो इधर साइड में एंटीना लगा देते हैं, ये रहा अपना एंटीना बेटा, ओके। और यहाँ पे C लिखा हुआ है और यहाँ पे D है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एंटीना की रोड है और ये वॉल है, तो 90 डिग्री पे लगे हुए दोनों, ओके। टू वॉल AB एंड ए रोड CD सपोर्टिंग द डिस्क इज शोन इन फिगर। जो डिस्क है, ये वाली जो डिस्क है, इसको सपोर्ट कर रही है DC लाइन, तो सपोर्ट तो ऐसे ही करती है ना, ऐसे लगाओ तो सपोर्ट तो करेगी, ओके। फिगर में शो है तो हमने डायग्राम बना लिया। अब ये क्या कर रहा है कि AC 1.5 मीटर की है, ओके, एंड CD जो है वो 3 मीटर की है। फिर हमसे पूछ रहा है टेन थीटा बताओ, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बताओ। तो तुम्हें सबसे पहले पंडित जी याद आनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ADC को देख रहा हूँ, राइट एंगल एट A, तो मुझे देखना है यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है सबसे पहले, तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई अपने, AD और C। अब तुम बताओ मुझे कि अगर ये थीटा है, यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ये थीटा है तो इसके अपोजिट वाली साइड तो परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये 90 डिग्री के पास वाली बची बेस। अब हमें अगर बेस नहीं पता है तो ये देखो टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है, तो टेन थीटा नहीं लिख सकते। सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, मतलब H/B होता है, वो नहीं लिख सकते। कोसेक थीटा H/P होता है, P/H तो साइन होता है।
एच अपॉन पी होता है। चलो एच अपॉन पी तो लिख सकते हैं, तो हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी बेस कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम भी कईयों को याद नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? याद है? बताओ क्या होता है। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तुम्हें बेस की वैल्यू चाहिए तो तुम लिखोगे बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 3 मीटर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर 1.5 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम कर सकता है भाई, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, चलो दैट इज 9। बट उसका तुमने डेसिमल रिमूव किया, 15/10 लिख लिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है, अपॉन 100 बन गया 10 का स्क्वायर। इसमें से डेसिमल 9 माइनस 2.25 लिखा, तुमने इसको सोल्व किया तो 6.75 आएगा ये। ठीक है, अब ये बेस स्क्वायर की वैल्यू है, तुम्हें बेस की वैल्यू चाहिए तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 6.75 आना चाहिए। अब अगर कोई बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है भाई, 675/100। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 675 तुम्हें लॉग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना चाहिए और अपॉन में 10। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, याद है कुछ थोड़ा सा डिवाइन कर देता हूँ एक बार डिफाइन। 675 है, दो दो के पेयर बनाते हैं, लास्ट डिजिट बचती है किसके स्क्वायर के पास में है, 2 के स्क्वायर के पास में, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट 2 आएगी, इसमें से माइनस करेंगे 2, नेक्स्ट पेयर लिखेंगे 75, यहाँ से प्लस, लास्ट डिजिट छुपाएंगे 4 का डिवाइड 27 में, तो 4 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ पे 6 फिर 6 से मल्टीप्लाई है ना, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, ज़्यादा आ गया तो कम टाइम डिवाइड 5 करेंगे, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 5। ऐसे करके तुम डिवाइड करोगे तो इसका मे बी 899 कुछ आएगा, है ना। तो तुम इसको तुम लिख सकते हो बेटा यहाँ पे 25.99 अपॉन में 10 है, एक डेसिमल वापस शिफ्ट हो जाएगा 2.599, इसकी वजह से 6 बन जाएगा, तो तुम इसको 2.6 भी लिख सकते हो मीटर में। क्लियर हो रहा है? हाँ, अगर कोई बच्चा इसको 2.599 रखेगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि डीपली कर रहे हो ही, पढ़ के लिख के आए हो। अब तुम्हें क्या लिखना है, तो तुम्हें सबसे पहले परपेंडिकुलर पता है 1.5 मीटर है, और हाइपोटेन्यूज पता है 3 मीटर है, और बेस तुमने कैलकुलेट किया है 2.6 मीटर है। अब तुम्हें फर्स्ट पार्ट के लिए टेन थीटा पूछा है, तो तुम लिखोगे टेन थीटा क्या होता है, पंडित जी अपॉन बद्रीनाथ जी, और पंडित जी हमारे यहाँ पे कौन है, AC हैं, और B कौन है बेटा अपना, AD है। तो AC की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर जी की वैल्यू रखोगे 1.5 और बेस की वैल्यू 2.6 है, दोनों के रेसिमल रिमूव करोगे तो 15/26 आएगा। कैंसिल हो नहीं रहा है तो चलो ठीक है भाई, 15/10 26/10 रेसिप्रोकल करोगे तो सेम आएगी। बट सेकंड पार्ट के लिए तुम्हें सबसे पहले सेक थीटा कैलकुलेट करना होगा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है H/B। H कितना है, H3 है, B कितना है 2.6 है, डेसिमल रिमूव करोगे 30/26 होगा, दोनों को 2 से कैंसिल कर लो तो ये आएगा 15, और 26 का हाफ 13, 15/13। तुम्हें कोसेक थीटा भी चाहिए बेटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, 3 अपॉन परपेंडिकुलर 1.5 है, डेसिमल रिमूव करोगे 30/15 आएगा बेटा, और 15 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। और तुम्हें लिखना वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की करनी है बेटा। तो सेक थीटा तुम्हारा आया है 15/13 प्लस कोसेक थीटा आया है 2, इसके नीचे 1, एलसीएम लोगे 13 आएगा, 15 प्लस 13 2 ज़ा 26, और इसको प्लस करोगे 1 और 41/13, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 41/13, और टेन थीटा पर हम अपना आया है 15/26। तो सिंपली हमें एक साइड कैलकुलेट तो करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है तो पक्का ही करनी पड़ेगी, ये तो याद ही रखो। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना आना चाहिए, और इसके अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आए किसी का। ओके, क्लियर है? तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई बच्चे को कोई डाउट है कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 हम करते हैं। इस क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन तो हो नहीं सकता अपने लिए, है ना। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए और काम खत्म। देखो फॉर्मूले से पहले मेरे को याद आया, फॉर्मूला समझाता हूँ। अगर कोई सर्किल है तो उसकी टोटल सरकमफेरेंस 2πr होती है,
तो हमें आर्क ऑफ लेंथ कैलकुलेट करनी होती है कि इस सर्कल की जो आउटर बाउंड्री उसका इतना पार्ट, अगर उसकी लेंथ पता करनी हो तो क्या होता है। तो ये जो पार्ट होता है ये यहाँ से लेके एंगल बनाएगा कोई ना कोई सेंटर के ऊपर, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इसको बस सिंपली 2πr का ही तो पार्ट है, कितना है, जितना थीटा है टोटल में से, जितना थीटा है टोटल में से। सिंपली एरिया वाला फॉर्मूला तो टोटल πr² होता है, और अगर इतने पार्ट का ही एरिया पूछ रहा है तो तुम याद रखना थीटा अपॉन 360 हो जाएगा बस। दिस इज आर्क ऑफ लेंथ, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। ये बात पता होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, ए पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस है जो 22 मीटर लॉन्ग है, इज बेंट, उसको बेंट कर दिया गया है इनटू द फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो उसको बेंट करके एक सर्कल का आर्क बनाया गया ऐसे करके, ठीक है। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इच सेंटर, मतलब इससे अगर तुम कंप्लीट सर्कल बनाते तो ये सर्कल का जो एंगल होता कहाँ, सेंटर पे, इतने आर्क का, उसके लिए कितना होता, 60 डिग्री होता, ये कहना चाह रहा है। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस कितनी होती कि उस पर उसको मैं बेंट करता। तो तुम सबसे पहले कहोगे लेंथ ऑफ आर्क कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 मीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल बी आर, है ना। अब देखो किस पे है आर, आर मीटर में लेट करनी पड़ेगी, डायमेंशन गिवन है, यूनिट में नहीं आएगी। सिंस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास है 2πr, आर्क है तो 2πr, थीटा अपॉन 360 डिग्री। देयरफॉर वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क की हमें गिवन है 22 है बेटा, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने बताई है इतनी ही लेनी है, दैट इज 22/7, आर पता नहीं, थीटा 60 है अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल 6 टाइम, 2 से ये कैंसिल 3 टाइम। तो एक बार मैं इसको वापस लिखता हूँ, 22 इज 22 इंटू आर अपॉन 7 इंटू 3। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई, तो 22 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, पहले से 22 था, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ये 22 डिवाइड में, 7 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, इंटू 7 इंटू 3 दैट इज 21। 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 21 मीटर। क्लियर हो रहा है, सिंपल सा था ना, 21 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे आया वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर दो, और आपका प्यार ऐसे बनाए रखो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, है ना, और बातों को समझते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी ये कहाँ से 26 आ गया बेटा, 24 था ये, है ना, तो 25 करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का तुम्हारे लिए, है ना। बट बात इसने कुछ ऐसी लिख दी तो तुम्हारे दिमाग में हो गई टेंशन। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नंबर किस में से चूज करना है। ये कुछ कह रहा है क्या है कि एक नंबर है x जिसको चूज किया रेंडमली फ्रॉम द नंबर्स, इसमें से। तो यहाँ पे तुम कहोगे सर एक बॉक्स में इतने सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम कहोगे सर इसके टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। टोटल आउटकम हो सकते हैं 7, कोई भी नंबर चूज करने के 7 हो सकते हैं इसमें से। हमें क्या चूज करना है, ये वाला। इसका मतलब क्या है कि x² की वैल्यू लेस देन 4 भी होनी चाहिए और x² की वैल्यू में भी इक्वल हो जाए 4 के। तो मैं x की वैल्यू क्या लूँ, तुम कहोगे सर अगर -3 ले लोगे तो उसका स्क्वायर होता है 9, ये तो नहीं लेनी, तो -2 ले लूँगा तो इसका स्क्वायर होगा 4, ये ले सकता हूँ। -1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, हाँ ले सकता हूँ, उसने लेस देन 4 भी तो बोला है, ठीक है। x² की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है तो लेस देन 4 चलेगा, 2 चलेगी। 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर होगा 0, जो भी चलेगा। 1 का स्क्वायर होगा 1, चलेगा। 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 के इक्वल होना चाहिए, चलेगा। बट अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 9, नहीं चलेगा। मतलब एक और एक 2 नंबर नहीं चलेंगे, तो हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम जो हमारे को चाहिए वो कितने हैं भाई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से नंबर चूज कर सकते हो बेटा, दैट इज -2 -1 0 +1 एंड +2, ये 5 नंबर मैं चूज कर लूँगा, मेरी सिचुएशन को फुलफिल करेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, x² लेस देन इक्वल टू 4 की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम।
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये 3 लाइन लिख दो, 2 नंबर ले लो। अब तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है उसमें टोटल आउटकम होने चाहिए, फेवरेबल आउटकम, फिर प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला लिख सको कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, और भी अच्छा है, नंबर अच्छे से देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 है और जो लास्ट का क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन में एकदम ईजिली से नंबर कलेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन बड़े दिखते हैं बट होते नहीं है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक तुम इनको समझो। कोई भी डाउट हो कमेंट करो। रिमेनिंग जो वीडियोस बन चुके हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ सकते हो, अच्छे से समझो और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू।